सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। आपको बताना है कि जल की जो कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति से होती है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल में जो कठोरता वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण होती है। जब यह कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, क्योंकि इस कठोरता को मात्र उबालकर ही दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल की कठोरता किसके कारण होती है। आपको बताना है इनमें से कि जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो जल की कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी CaHCO3 ट्वायस। जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसके रासायनिक सूत्र जो है वही यही है CaHCO3 ट्वायस। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CaHCO3 ट्वायस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है। आपको बताना है कि जो जल की कठोरता होती है वो उबालने से दूर हो जाए तो उसकी प्रकृति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है तो वह कठोरता अस्थायी प्रकृति की होती है। यह कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से जो जल की संशुद्धि होती है उनमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम परमैंगनेट। जल की जो संशुद्धि में होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। यह कीटाणुनाशक होता है, अतः जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर उसे मानव के उपयोग योग्य बनाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा KMnO4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। आपको बताना है इनमें से जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वो किसका प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी CaOH ट्वाइस। जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल में चूना जल जो होता है मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है और जल की स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है। आपको बताना है जो भारत में नगर पालिका सप्लाई पानी होता है उसके जल का उपचार किससे किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन। जो भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया क्लोरीन द्वारा किया जाता है, जो विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संगमरमर मार्बल। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, क्लोरीन तथा सिलिकॉन तीनों तत्व होते हैं, जबकि अगर संगमरमर की बात करें तो यह यौगिक यानी चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है।
इनमें से आपको बनाना है किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हीलियम। हीलियम परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 31 पिकोमीटर है तथा यह सबसे छोटा परमाणु है। जबकि अगर हम सीजियम की बात करें दोस्तों तो यह सीजियम परमाणु जिसकी त्रिज्या 298 pm है जो कि सबसे बड़ा है। छोटा की बात करें तो हीलियम हो गया दोस्तों और सबसे बड़ा की बात करें तो यह सीजियम परमाणु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, आपको बताना है इनमें से कि जो एक जल नमूना होता है वो भारी जल क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेयजल से भारी है। भारी जल जो कि पेयजल से भारी होता है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और इसका अणुभार 20 होता है जो साधारण जल के अणुभार यानी 18 से अधिक होता है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का अणुभार है, आपको अभी अभी मैंने बताया है, आपको बताना है कि जो भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो भारी जल का अणुभार होता है वो 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, आपको बताना है इनमें से कि जो भारी जल होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी D2O। जो भारी जल होता है उसका जो आणविक सूत्र D2O होता है। हाइड्रोजन के, आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है D2O। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से जो समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन की। जो समुद्री जल में विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसमें से सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड या सामान्य लवण या खाने के नमक की होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आपको बताना है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जस्तीकरण। जो लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं तथा इस तरह लेपित लोहे को जस्तेदार लोहा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा,
अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा, अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? आपको बताना है इनमें से जो गैल्वेनाइज्ड अभी मैंने बताया है, तो लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इससे लोहा सुरक्षित रहता है और वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की क्रिया पहले जिंक से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, इनमें से आपको बताएं जो प्लास्टिक बोतल होता है या बाल्टी होता है वो किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपर्युक्त दोनों, जो कि ये है पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल और पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल बात का प्रयोग प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी Na2O, जो कि समक्षारी ऑक्साइड होता है। अगर बात करें हम N2O5, CO2 और SO3 की, तो यह अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। लोहा जो कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन। कार्बन जो कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से मौजूद रहता है, अतः कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कार्बन है और कार्बन सभी जीवित प्राणियों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। आपको बताना इनमें से सबसे अधिक संख्या में किस यौगिक के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन। कार्बन के यौगिक सर्वाधिक संख्या में हैं क्योंकि इनमें श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगर हम औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का जो उत्पादन होता है जल के विद्युत अपघटन द्वारा होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और लाल तप्त पर भाप गुजारने के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व सबसे भारी तत्व है जो निकेल समूह का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लैटिनम। प्लैटिनम जो कि एक जंग प्रतिरोधी है तथा निकेल एवं कॉपर अयस्कों से प्राप्त होता है। वस्तुतः हम बात करें प्लैटिनम एवं पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं, परंतु पैलेडियम का जो परमाणु भार होता है वो पैलेडियम से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? आपको बताना है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस धातु के डब्बे में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको सिल्वर धातु के डब्बे में रखा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। और हम बात करें KCl में तो मात्र आयनिक बंध होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।